बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज के इस ऑडियो लॉग में हम पाकिस्तानी मईशत के ऊपर बात करेंगे, थोड़ी सी सीरियस बात करेंगे और पाकिस्तान को बताऊंगा मैं वो फार्मूले जिससे आपकी सारी की सारी मईशत ठीक हो सकती है। पीडीएम को भी बताऊंगा कि ऐसे ऐसे फार्मूले लाया हूं मैं जिससे पाकिस्तान की सारी मईशत ठीक हो जाएगी। ये मईशत कहाँ पर है, कैसी है, यहाँ तक कैसे पहुंची, इन तमाम तर चीजों के ऊपर हम डिटेल से बात करेंगे। अब सबसे पहले मैं एक फार्मूला बता देना चाहता हूँ मईशत को ठीक करने का, जिससे पाकिस्तान की मईशत इतनी ठीक हो जाएगी जैसे मतलब है ना, पाकिस्तान एक सुपर पावर बन जाएगा आने वाले 2 सालों के अंदर। ये फार्मूला ये है कि सबसे पहले जूते उतारें पीडीएम के तमाम तर लोग और जीएचक्यू के तमाम तर लोग, फिर सारे कोर कमांडर एक दूसरे को जूते मारना शुरू करें, आर्मी चीफ को भी जूते मारना शुरू करें और आर्मी चीफ भी कोर कमांडर को जूते मारना शुरू करे। जब तक ये सारे के सारे थक नहीं जाते फिर फॉर्मेशन कमांड को बुलाए, फिर फॉर्मेशन कमांड एक दूसरे को जूते मारना शुरू कर दे, फिर ये जब तक जूते मार के एक दूसरे का खून नहीं निकाल देते तब तक एक दूसरे को जूते मारते रहे। ये हो गया आर्मी के हवाले से, ये हो गई हमारी एक पहली पॉलिसी जो कि हमारी मईशत के हवाले से। दूसरी पॉलिसी ये है कि जियो न्यूज के अंदर चलते हैं, जियो न्यूज वाले भी जूते उतारें, एक दूसरे को जूते मारना शुरू करें। सारे के सारे एम्प्लॉइज ऊपर से लेकर नीचे एंकर, सारे के सारे एनालिस्ट, इनकी रिसर्च टीम एक दूसरे को जूते मारना शुरू करे, फिर जूते मारते रहे, जब तक मारते रहे जूते एक दूसरे को, जब तक इनका खून नहीं निकल जाता। ये हो गया यहाँ तक की बात। उसके बाद चलते हैं पीडीएम के ऊपर, पीडीएम वाले भी जूते उतारें, एक दूसरे को जूते मारना शुरू करें। इतने जूते मारे कि सारी की सारी पीडीएम लाल हो जाए। इसके बाद चलते हैं सुप्रीम कोर्ट के ऊपर, फिर सुप्रीम कोर्ट के सारे लोग, सारे जजेस अपने जूते उतारे और अपने सरों के ऊपर मारना शुरू करें, जूते मार के एक दूसरे को लाल कर दे। उसके बाद अब मैं बताता हूँ पाकिस्तान की मईशत कैसे ठीक होगी। वजह यह है कि ये एक्चुअली में डिजर्व करते हैं, ये एक्चुअली में इन रियल सेंस ये जूते खाना डिजर्व करते हैं। पीडीएम, पाकिस्तान आर्मी, पाकिस्तान के जुडिशरी, पाकिस्तान का ये जो मीडिया का विंग बैठा हुआ है जियो न्यूज, ये सब के सब लोग जूते खाना डिजर्व करते हैं जो काम किया है इन्होंने पाकिस्तान की इकोनॉमी के साथ। मैं थोड़ा सा पहले आपको पाकिस्तान की इकोनॉमी इमरान खान के दौर के हवाले से बता देता हूँ। इमरान खान के दौर के अंदर इकोनॉमी चल रही थी 6% के ऊपर की ग्रोथ के ऊपर, कोविड हिटेड इकोनॉमी। जिस इकोनॉमी ने कोविड को फेस किया हुआ था वो 6% की ग्रोथ के ऊपर चल रही थी। इमरान खान ने जो इकोनॉमी इनहेरिट की थी इसाक डार से, उस इकोनॉमी के अंदर करंट अकाउंट डेफिसिट $22 बिलियन था। मतलब $22 बिलियन हमारे पास नहीं थे जो हमने फाइनेंस करने थे। 2018 की बात कर रहा हूँ। लेकिन उस इकोनॉमी को इमरान खान ने चलाया और वो सारी की सारी इकोनॉमी को करंट अकाउंट डेफिसिट से निकालकर करंट अकाउंट सरप्लस के अंदर ले गया। लेकिन उसके बाद कोरोना हुआ, फिर भी हमारी इकोनॉमी करंट अकाउंट सरप्लस के अंदर रही, फिर भी हमारी इकोनॉमी 6% की ग्रोथ दिखाती रही और 2 कंप्लीट ईयर्स हमारी इकोनॉमी ने 6% की ग्रोथ के दिखाए। ये एक एक्चुअल फैक्ट है। इसाक डार के दौर के अंदर पाकिस्तानी इकोनॉमी ने कभी भी 6% की ग्रोथ नहीं दिखाई, 5.1% की ग्रोथ दिखाई, जिसको वो एहसन इकबाल बार बार चिल्ला कर 6% कहने की कोशिश करा है। और वो भी ग्रोथ तब दिखाई जब रूस ने क्राइमिया के ऊपर हमला कर दिया था। अमेरिका का इन्फ्लुएंस सऊदी अरब के ऊपर ज्यादा था। सऊदी अरब ने मार्केट के अंदर तेल की प्रोडक्शन बढ़ा ली थी, जिसकी वजह से तेल दुनिया के अंदर सस्ता हो चुका था और पाकिस्तान को तेल का बड़ा फायदा हुआ था। पाकिस्तान ने $35 बिलियन उस साल तेल से कमाए थे। इसके अलावा पाकिस्तान उस वक्त सीपे के अंदर शामिल था। सीपे के पैसे धड़म आ रहे थे। पाकिस्तान के अंदर $23 बिलियन इसाक डार को सीपे के अंदर मिले थे, जिसकी वजह से पाकिस्तान के अंदर प्रोजेक्ट वगैरह लगाए गए थे। तो ये वो 2 चीजें थी जिसकी वजह से पाकिस्तान ने 5.1% की इकोनॉमिक ग्रोथ दिखाई थी इसाक डार के अंदर। ये वो चीजें हैं जो मैं आपके जहन में क्लियर कर लेना चाहता हूं, वरना ये जो चिल्लाते रहते हैं ना कि 5% की ग्रोथ थी, 5% की ग्रोथ थी, तो लोगों को एक्चुअल फैक्ट्स वगैरह सामने रखने चाहिए। लेकिन अल्टीमेटली 2018 तक इसाक डार क्या छोड़कर गया था? $22 बिलियन का करंट अकाउंट डेफिसिट। टैक्स रेवेन्यूज वगैरह कलेक्ट नहीं हो रहे थे। 4,500 के आपके टैक्स रेवेन्यू हार्डली कलेक्ट हो रहे थे। वो भी इन्होंने एस्टिमेट किया था कि हम 4,500 अरब रुपए कलेक्ट करेंगे। अल्टीमेटली आपने कलेक्ट किए थे तो 3,900 अरब रुपए आपने टैक्स के थ्रू कलेक्ट किए थे और 650 अरब रुपए आप टैक्स टारगेट से नीचे थे। ये था इसाक डार का टाइम। इसके अलावा आते हैं जीडीपी की साइज क्या थी उस टाइम के ऊपर। जीडीपी थी आपकी हार्डली 6% की ग्रोथ वाली, जो बताता है एहसन इकबाल। उस टाइम के ऊपर $315 बिलियन की आपकी जीडीपी थी। और जब इसाक डार 2018 में छोड़कर भाग गया था तो उस टाइम पर आपकी जीडीपी थी $280 बिलियन की। मतलब आपकी इकोनॉमी पहले से ही श्रिंक कर रही थी। अब आते हैं कि इमरान खान के दौर में, जब इमरान खान छोड़कर गया तो इकोनॉमी कितनी थी? इमरान खान के दौर में पाकिस्तान की इकोनॉमी थी $370 बिलियन की इकोनॉमी थी आपकी। ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट की साइज बता रहा हूं मैं आपको, जब इमरान खान जा रहा था। आज आपकी इकोनॉमी कहां पर है? $340 बिलियन के हम फाइनलाइज करने वाले हैं मार्च के अंदर कि हमारी इकोनॉमी $340 बिलियन होगी। ये मार्च के अंदर आपके फैक्ट्स एंड फिगर्स आ जाएंगे। ये थोड़ा ठहरे हैं, मैं इसीलिए नहीं चाहता था कि अर्ली इलेक्शन हो। ये थोड़ा ठहरे हैं, मार्च के अंदर इनको पता चलेगा कि पाकिस्तान की जीडीपी कितनी श्रिंक हुई है। बहरहाल इसाक डार छोड़ के गया था 2018 में पाकिस्तान
पाकिस्तान के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व के अंदर हार्डली 5 से 6 बिलियन डॉलर, वो भी हमारे दूसरे मुल्कों से लिए हुए थे, उनको पेमेंट करनी थी। उनमें से 3 बिलियन डॉलर हमने दूसरे मुल्कों को पेमेंट करी थी। हार्डली 6 से 6.5 बिलियन डॉलर पाकिस्तान की जेब में पड़े हुए थे। इमरान खान ने इस 6.5 बिलियन डॉलर को 25 बिलियन डॉलर तक ले गया। मतलब पाकिस्तान के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व 25 बिलियन डॉलर को टच करते रहे। और ऐसा नहीं था कि सिर्फ इमरान खान ने दूसरे मुल्कों से लोन लिया हुआ था, हमारे फॉरेन रेमिटेंसेस बढ़ गए थे। पाकिस्तान की तारीख में पहली बार पाकिस्तान के रेमिटेंसेस 3 बिलियन डॉलर अ मंथ क्रॉस कर गए थे। पाकिस्तान ने कभी भी 3 बिलियन डॉलर के रेमिटेंसेस क्रॉस नहीं किए थे। पाकिस्तान के एक्सपोर्ट्स ने 3 बिलियन डॉलर का मार्क उबूर कर लिया था एक मंथ में। मतलब महीने के तौर के ऊपर हम एक्सपोर्ट से 6 बिलियन डॉलर कमा रहे थे और आईटी की एक्सपोर्ट में से 200 से 300 मिलियन डॉलर अलग से कमा रहे थे। ये थी हमारी टोटल इकोनॉमी की स्ट्रेंथ, और जिसकी वजह से हम ज्यादा से ज्यादा जो माल मंगवा रहे थे पूरी दुनिया के अंदर, अगर इन्फ्लेशन नहीं होती, अगर यूक्रेन की जंग नहीं होती, तो हम 5, 5.5 या 6 बिलियन डॉलर का माल दुनिया से मंगा रहे थे। 6 बिलियन डॉलर का माल दुनिया से मंगवा रहे थे, और अगर ये यूक्रेन की जंग नहीं होती, ये इन्फ्लेशन वगैरह पूरी दुनिया के अंदर ना फैला होता। इन्फ्लेशन के ऊपर भी मैं आता हूं, बताता हूं आप सबको। हर मंथ के ऊपर हम 300 से 400 मिलियन डॉलर हम बचा रहे थे। इसको अगर आप टोटल कैलकुलेट कर ले तो पूरे साल के हिसाब से हम तकरीबन 3 से 3.5 बिलियन डॉलर अपने फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व में शामिल कर रहे थे। हाँ, इमरान खान के आखिरी 6 महीनों के अंदर डॉलर ऊपर नीचे हुआ। वजह यह थी कि 2022 में हमने पेमेंट्स करनी थी। किसकी पेमेंट्स करनी थी? यही जो सीपे के लोन लिए थे इसाक डार ने 2013 से 2018 के दौरान, उनकी पेमेंट्स का टाइम आ चुका था। यहाँ पर 3 बिलियन डॉलर से ज्यादा हमने चाइना को पे करने थे। उसके अलावा 1 बिलियन डॉलर हमने रेकोडेक को पे कर दिया। रेकोडेक का जो मामला चल रहा था, ताकि रेकोडेक वाला मामला स्मूथन हो जाए, और अब वो रेकोडेक वाले के ऊपर बाजवा ने नजरें डाली हुई है। बाजवा ने वो सारे के सारे कॉन्ट्रैक्ट अपने फ्रंटमैन को दिलवा दिए हैं, तो ये भी नजर में रखेंगे हम लोग। और नवाज शरीफ भी उसका पार्टनर बना बैठा हुआ है उस रेकोडेक के अंदर। ये वो मामला हो रहा है। 1 बिलियन डॉलर हमने पाकिस्तानी अवाम ने पे किया रेकोडेक को आजाद करवाने के लिए, और पार्टनर बाजवा और नवाज शरीफ बन गया यहाँ से माल लुटाने के लिए। और लानत पड़े उस बलोच नेशनलिस्ट लीडर को, जो कि ये कहता रहता है कि हम बलोच आजादी कराएंगे, ये करेंगे, और उसको पता ही नहीं है कि ये सब कुछ यहाँ पर हो रहा है। और उसकी पार्टी के अंदर ये बैठा हुआ है, ये कौन है? मेंगल, ये जो मेंगल बैठा हुआ है, इसको पता नहीं है कि यहाँ पर नवाज शरीफ ने और बाजवा ने ढाका डाला हुआ है, तो उसके ऊपर खुलकर बात क्यों नहीं कर रहा? तो ये वो बात नहीं करेगा, लेकिन सियासत के लिए यहाँ पर घिसा हुआ बैठा होगा। इसके अलावा 3 बिलियन डॉलर दिए हमने चीन को, 1 बिलियन डॉलर हमने दे दिया रेकोडेक वालों को। उसके अलावा आपकी जो रोजवेल्ट होटल थी, उसके हवाले से भी जो कर्जा वगैरह चढ़ा हुआ था, तकरीबन 400 से मिलियन डॉलर ज्यादा हमने दे दिया रोजवेल्ट को आजाद कराने के लिए, कि ये रोजवेल्ट होटल पाकिस्तान की हो जाए। जिस रोजवेल्ट होटल को इसाक डार बेचने की तैयारियां कर रहा है, क्योंकि इसाक डार के पास पैसे नहीं है। तो ये भी ज़हन में रहे कि पाकिस्तान के जितने भी पीआईए के फॉरेन एसेट्स हैं, वो इसाक डार बेचने की कोशिश कर रहा है, या उन्हें दोबारा गिरवी रखने की कोशिश कर रहा है, उनके ऊपर लोन लेने की कोशिश कर रहा है, ताकि ये जो 3 बिलियन डॉलर का गैप है वो फाइनेंस कर सके। सो ये वो चीजें हैं जो इसाक डार इस वक्त कर रहा है। मतलब पाकिस्तान के जितने भी प्रॉपर्टीज वगैरह हैं, वो सारी की सारी बेचने की कोशिश कर रहा है, जो कि फॉरेन में अगर बेच नहीं सकता तो उनके ऊपर लोन लेने की कोशिश कर रहा है। जिनको इमरान खान ने आजाद करवाया था कर्जों से, वो सारे के सारे ये दोबारा कर्जों में देने के लिए जा रहे हैं। अब ये हो गई ओवरऑल पिक्चर, जो मैंने कंपैरिजन कर लिया कि नून लीग के 200 इकोनॉमिस्ट ने क्या उखाड़ा, इमरान खान ने क्या किया था। अब मसला ये कि हमने इस मुल्क को कैसे चलाना है, ये वो चीजें हैं जो हमने सोचनी चाहिए। पहली चीज, इस फौज को सियासत से निकालो। इनका कोई काम नहीं है, इनको पता ही नहीं है पाकिस्तानी रियासत कैसे चलती है, इनकी एबिलिटी ही नहीं है पाकिस्तान की नेशनल पॉलिसी बना सके, पाकिस्तान की कोई नेशनल सिक्योरिटी की पॉलिसी बना सके। ये नाकाम है, निकम्मे है, किसी काम के नहीं है। ये सीधी सीधी बात है, इनका काम बिल्कुल भी नहीं है। पॉलिसी बनाना काम है एक इलेक्टेड गवर्नमेंट का, जो इमरान खान बनाएगा, और इनको ओबे करना चाहिए। सीधी सीधी बात है। सो इन्होंने ओबे नहीं किया, पाकिस्तान की इकोनॉमी ठुक चुकी है। अब हालत यह है कि पाकिस्तान की इकोनॉमी के पास हार्डली 7 बिलियन डॉलर पड़े हुए हैं। 7 बिलियन डॉलर में से 6 बिलियन डॉलर आपके दोस्त ममालिक के पैसे पड़े हुए हैं, जिन्होंने रोल ओवर कर दिए, और जो भी 3% के ऊपर हमसे इंटरेस्ट ले रहे हैं। इसके अलावा बाकी सारी दुनिया से हम कर्जा मांगते फिर रहे हैं। हमारे जो सुकूक बांड हम इंटरनेशनल मार्केट में थ्रो करते थे, जिसके ऊपर हम पैसे लेते थे और उनको इंटरेस्ट पे करते थे, अब हम सुकूक बांड भी थ्रो नहीं कर सकते, क्योंकि लोगों को पता है कि हम डिफॉल्ट हो जाएंगे। सो हम डिफॉल्ट हो जाएंगे तो हम इंटरेस्ट पे नहीं कर सकेंगे, जिसकी वजह से हम सुकूक बॉन्ड मार्केट के अंदर थ्रो ही नहीं कर सकते। ये हमारी एक एबिलिटी हो चुकी है। इसके अलावा हमारी जीडीपी की साइज श्रिंक हो रही है। जीडीपी की साइज जितनी श्रिंक होगी, ये आपको मार्च में पता चलेगा, क्योंकि मार्च के अंदर आपकी कैलकुलेशंस होती है जीडीपी की साइज के हवाले से। जब जीडीपी की साइज श्रिंक होगी तो हमारा डेट टू जीडीपी रेशियो बढ़ जाएगा। इमरान खान के टाइम के अंदर लोग कह रहे थे कर्जा नहीं उतरा, कर्जा नहीं उतरा। एक्चुअली में कर्जे को देखने के लिए आपको डेट टू जीडीपी रेशियो देखना पड़ता है। डेट टू जीडीपी रेशियो इमरान खान के टाइम के ऊपर 70% से कम होकर 65% के ऊपर आ गया था, और 60% से अगर नीचे चला जाए तो इसे डेट टू जीडीपी सेफ जोन कहा जाता है, कि आपकी इकोनॉमी सेफ जोन के अंदर है। रशिया
का डेट टू जीडीपी 15% से भी कम है, चाइना का भी डेट टू जीडीपी कम है, बाकी तमाम तर मुल्कों का डेट टू जीडीपी रेशो हाई होता है। अमेरिका का डेट टू जीडीपी रेशो तकरीबन 150% के ऊपर है। मतलब अमेरिकन की इकोनॉमी प्रोड्यूस करती है $25 ट्रिलियन, जो कि ओवर एस्टिमेटेड है, जिसके ऊपर मैं बिल्कुल भरोसा नहीं करता। अमेरिकन इकोनॉमी श्रिंक हो रही है, लेकिन अमेरिकन मान नहीं रहे। लेकिन उनका जो डेट है वो तकरीबन $30 ट्रिलियन को क्रॉस करने वाला है, जिसकी वजह से उनका डेट टू जीडीपी रेशो 110%, 120% से ऊपर है। पाकिस्तान का इस वक्त 70% है, लेकिन इसहाक डार के आने के बाद पाकिस्तान का जो डेट टू जीडीपी रेशो है वो 80% क्रॉस कर चुका है। बाय द एंड ऑफ द गवर्नमेंट, जब ये गवर्नमेंट एंड होगी अक्टूबर के अंदर, पाकिस्तान का डेट टू जीडीपी रेशो 100% क्रॉस कर चुका होगा। मैं आपको समझा देता हूं, हमारी जो टोटल प्रोडक्शन है वो $350 बिलियन, $370 बिलियन है। हमारे ऊपर टोटल कर्जा है $230 बिलियन का कर्जा है। एक तरफ हम जो टोटल प्रोडक्शन करते हैं साल के अंदर पाकिस्तान, वो है 350 और टोटल कर्जा है 230। इसहाक डार के आने के बाद हमारा जो टोटल कर्जा बन गया है बिलियन डॉलर्स के अंदर, वो $280 बिलियन के करीब पहुंच गया है, और आने वाले दिनों के अंदर ये 300 साढ़े 300 बिलियन डॉलर भी क्रॉस कर जाएगा। सो ये है हमारी टोटल सिचुएशन इस टाइम के ऊपर। ये एक रियल चेक है पाकिस्तान की इकोनॉमी के हवाले से। अब हम आते हैं हमारे तमाम तर सेक्टर्स के ऊपर, इकोनॉमी के सेक्टर के ऊपर। एग्रीकल्चर सेक्टर श्रिंक हो रहा है। ये कह रहे हैं कि हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर इसलिए श्रिंक हो रहा है क्योंकि फ्लड आए थे। फ्लड का भी इंपैक्ट था, अगर फ्लड ना भी आते तब भी श्रिंक होता, क्योंकि हमने खाद वगैरह नहीं बनाई। खाद क्यों नहीं बनाई? हमारे पास पैसे नहीं है गैस वगैरह खरीदने के लिए, ये एक अलग मसला है। हमारी लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर वो भी कम हो रहा है। हमारी एसएमईज वो तो सारी की सारी बंद ही हो चुकी है तकरीबन। ये आपकी जो टेक्सटाइल मिल्स वगैरह थी वो तो पूरी की पूरी बंद हो चुकी हैं। ये इमरान खान के टाइम के ऊपर ग्रो कर रही थी, यहाँ पर लोगों को पैसे बन रहे थे, सो ये भी बंद हो चुकी हैं। और हमारे जो फॉरेन रिमिटेंसेज हैं वो भी श्रिंक हो रहे हैं, और हमारे जो एक्सपोर्ट्स हैं वो भी श्रिंक हो रहे हैं। सो हमारी इकोनॉमी की ऐसी की तैसी कर दी इसहाक डार ने, और उसके बाद बड़ी ढिठाई से ये कह रहा है कि हमने मईशत को चलाया है और इमरान खान ने खराब किया है। ये ऐसी स्टेटमेंट देने के लिए आपको अंदर से बेगैरत होना पड़ता है। मतलब अगर आपके अंदर थोड़ी बहुत इंसानियत हो, थोड़ा जमीर हो, तो आप ऐसी स्टेटमेंट नहीं दे सकते। आपको थोड़ा सा डीपली इनसाइड, बहुत अंदर से आपको एक बेगैरत होना पड़ता है आपको ऐसी बातें करने के लिए। वे फॉरवर्ड क्या है? वे फॉरवर्ड ये है कि पाकिस्तान के अंदर इलेक्शन हो, एक नई गवर्नमेंट आए जिसको तमाम स्टेक होल्डर सपोर्ट करें, और उसके सामने टांगे ना अड़ाएं, उसके सामने अपने पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव्स ना रखें, और जिसको इकोनॉमी के हवाले से डिसीजंस लेने पड़े। अब मैं सीधी सीधी बात बता देता हूं कि ये इकोनॉमी कितना टाइम लगाएगी ठीक होने के लिए। 2023 ये सियासी ड्रामे में चला जाएगा और पाकिस्तान की इकोनॉमी और ज्यादा तबाह होती जाएगी, सीधी सीधी बात है। उसके बाद आएगा 2024, इमरान खान आएगा। इमरान खान को सारी की सारी चीजें दोबारा रिकैलकुलेट करनी पड़ेगी, रीअसेस करनी पड़ेगी, रीप्लान करना पड़ेगा, सारे डेट पे करने पड़ेंगे, शेड्यूलिंग करनी पड़ेगी, जिसकी वजह से 2024 भी आपके चले जाएंगे। 2025 आपके ये सारे के सारे लॉसेस को रीस्ट्रेंथन करने के चक्कर में चले जाएंगे। 2026 के बाद आप सांस लेने के काबिल होंगे। अब 2026 तक ये गरीब मिडिल क्लास बचेगी नहीं बचेगी, हम मार धार करना शुरू करेंगे या हम लोगों को कच्चा खाना शुरू कर देंगे, ये वो चीजें हैं जो हमने सोचनी है, क्योंकि 3 साल कम से कम दोबारा लगेंगे हमने इस इकोनॉमी को ठीक करने के अंदर। जैसे पहले इमरान खान को 3 साल लगे थे, फिर से इमरान खान को 3 साल लगेंगे इस इकोनॉमी को सिर्फ बैलेंस करने के लिए, बराबर करने के लिए। ग्रोथ तो बाद की बात है। अब ये जो जनरल बाजवा है ना, ये भी प्राइवेट मीटिंग के अंदर कह रहा है कि इमरान खान के दौर में इकोनॉमी सही चल रही थी, ऑपरेशन रिजीम चेंज के बाद इकोनॉमी बुरी तरह से मुतासर हुई है। क्योंकि जनरल बाजवा को एक्चुअली में पता है कि इमरान खान इकोनॉमी गवर्नेंस सब कुछ सही चला रहा था, वो तो उसका पीपल्स पार्टी के साथ अलायंस था, जिसकी वजह से जनरल बाजवा ने ऑपरेशन रिजीम चेंज कैरी आउट किया, और कैरी आउट करने के बाद उसने सोचा था कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, अमेरिका आ जाएगा, ये इकोनॉमी स्मूथ हो चुकी है, इमरान खान को हटा देंगे, पाकिस्तानी अवाम को कुछ ना कुछ दे देंगे और सब कुछ सही चल जाएगा। लेकिन नहीं चला। उनके सारे के सारे प्लान के ऊपर अमेरिका ने मुंह दिया, और जिसकी वजह से जनरल बाजवा लाल पीला हो गया। अब जनरल बाजवा को इज्जत अफजाई मिल रही है पाकिस्तान के अंदर। सो ये वो है चीजें जो पाकिस्तान के साथ इसहाक डार ने इंटोले ने की हैं। अब जियो न्यूज भी मुंह छिपाता फिर रहा है, जनरल बाजवा तो घर से नहीं निकल रहा, इसहाक डार भी गालियां देता फिर रहा है सब लोगों को, और भुगत कौन रहा है? भुगत रही है पाकिस्तान की अवाम। अब इस तमाम तर चीज का जिम्मेदार कौन है? एक शख्स है, वो है पाकिस्तान आर्मी। पाकिस्तान आर्मी के तमाम तर सिपाही, सर से पांव तक लेकर जनरल्स, फॉर्मेशन कमांड सिपाही, सब के सब लोग जिम्मेदार हैं। भाड़ में जाए पीडीएम, भाड़ में जाए नवाज शरीफ, भाड़ में जाए जियो न्यूज, भाड़ में जाए प्रोपेगेंडा। जिन लोगों से हमने हिसाब लेना है ना, वो सारा का सारा हिसाब लेना है हमने पाकिस्तान आर्मी के अंदर। हमने हिसाब लेना है पाकिस्तान आर्मी से, क्योंकि इन्हीं लोगों ने इन लोगों को लाने में मदद की, इन लोगों ने जनरल बाजवा को क्वेश्चन नहीं किया, इन लोगों ने जनरल बाजवा को अनकंडीशनल सपोर्ट दिया, जिसकी वजह से पाकिस्तान की इकोनॉमी का ये हाल हुआ है। अब इमरान खान जब आए पाकिस्तान के ऊपर, तो सबसे पहले तमाम तर जनरलों का बजट अदा कर दे। हम इनको 1500 अरब से लेकर 2000 अरब रुपए तक का बजट देते हैं, जिसकी वजह से ये खा खा कर मोटे हो गए। अब हम इनका बजट
1000 अरब रुपए करेंगे, ताकि इनको पता चले कि इनके साथ होने क्या जाने वाला है, ताकि इनको भी पता चले कि भूखे नंगे रहना कैसा होता है। इनका बजट कटेंगे, इनका बजट कम करेंगे, इनकी तनख्वाहें आधी करेंगे, ताकि ये फौजी सड़कों पे ऊपर भीख मांगते दिखे हमें। जब तक ये फौजी यूनिफॉर्म में सड़कों के ऊपर भीख मांगते हुए नहीं दिखेंगे, तब तक पाकिस्तानी अवाम को चैन से बैठना नहीं चाहिए। पाकिस्तान उस दिन तरक्की करेगा जिस दिन इसकी फॉर्मेशन कमांड सड़कों के ऊपर भीख मांगेगी। ये मैं आपको गारंटी करता हूं, जिस दिन इसकी फॉर्मेशन कमांड सड़कों के ऊपर भीख नहीं मांगेगी, चंदा नहीं लेगी, तब तक ये पाकिस्तान तरक्की नहीं कर सकता। वरना ये फौजी अयाशिया करते रहते हैं, भुगतती पाकिस्तान की मिडिल क्लास है। अब थोड़ा सा इमरान खान के ऊपर आ जाते हैं। इमरान खान को भी चाहिए कि इकोनॉमिक प्लान वगैरह तैयार रखे। पाकिस्तान को कम से कम $100 बिलियन की इन्वेस्टमेंट चाहिए आने वाले 3 सालों के अंदर, अगर हमने पाकिस्तान को एक ग्रोथ की तरफ लेकर जाना है। तो ये $100 बिलियन का पैकेज हमने कहां से कलेक्ट करना है? 3-4 मुल्क मैंने आइडेंटिफाई कर लिए हैं। कतर आपको $10 बिलियन दे सकता है। सऊदी अरब इस वक्त अपने नियॉन प्रोजेक्ट के अंदर बिजी है, वहां पर वो 1000 बिलियन रुपीज इन्वेस्ट करना चाहता है, ऑलमोस्ट 1 ट्रिलियन रुपीज इन्वेस्ट करना चाहता है अपने एक शहर बनाने के लिए। बकवासा शहर बना रहा है और 1000 ट्रिलियन रुपीज इन्वेस्ट कर रहा है। ये सारा का सारा पैसा अगर रिसर्च में, मुसलमान मुल्कों की इकोनॉमी को ग्रो करने में, मुसलमान मुल्कों की तालीम के ऊपर, रिसर्च एंड डेवलपमेंट के ऊपर खर्च करता, तो कहां से कहां पहुंच जाते। ये सारा का सारा नियॉन शहर बनाने के अंदर लगा हुआ है। अब नियॉन शहर बनने के बाद क्या हासिल होगा सऊदी अरब को? क्या इकोनॉमिक प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी सऊदी अरब की? कुछ भी नहीं होगा। ये शहर वहीं का वहीं पड़ा रहेगा। जैसे सीसीपी ने बहुत सारे शहर बना लिए थे चाइना के अंदर, उन शहरों के अंदर कोई रहने भी नहीं गया और बाद में वो सारे के सारे शहर तोड़ने पड़े सीसीपी को। सो ये इस तरह के प्रोजेक्ट कर रहे हैं। हमें सऊदी अरब से भी $20 बिलियन मिल सकते हैं, $5 बिलियन हो सकता है यूएई दे सके, यूएई भी नहीं दे सकेगा। कुवैत है, तुर्की के पास वैसे ही नहीं है, इंडोनेशिया है, चाइना से हमने $20 बिलियन लेने हैं, अपनी एग्रीकल्चर प्रोडक्शन को बढ़ाना है। सो ये वो चीजें हैं जिसके थ्रू हमें $100 बिलियन की इन्वेस्टमेंट कलेक्ट करनी पड़ेगी। अगर हम डे टू डे अफेयर्स के हवाले से चलेंगे कि करंट अकाउंट डेफिसिट को मैनेज करने के लिए कर्जे देकर, कर्जे दूसरे कर्जे लेकर, पिछले वाले कर्जे देंगे, तो फिर हमारी ग्रोथ वगैरह नहीं होगी, हम यहीं पर स्टक रहेंगे। हमें एक्चुअली में इकोनॉमी को ग्रो करना पड़ेगा। यहाँ पर मैं आपको समझा देता हूँ कि इकोनॉमी जैसे ही आपकी ग्रो करती है तो आपका डेट टू जीडीपी रेशियो श्रिंक हो जाता है। फॉर एग्जांपल, अगर हमारी इकोनॉमी है $380 बिलियन, अगर हम 2 सालों के अंदर हम इस इकोनॉमी को $500 बिलियन कर देते हैं, तो आपका जो डेट होता है ना, वो $280 बिलियन के ऊपर रहता है। अगर वो 5% से भी ग्रो करे तो वो आपका बन जाएगा हार्डली $320 बिलियन। लेकिन आपकी जीडीपी की साइज इतनी बड़ी हो चुकी होगी कि डेट टू जीडीपी रेशियो आपका श्रिंक हो जाएगा, छोटा हो जाएगा, जिसकी वजह से आपकी इकोनॉमी और ज्यादा बढ़ने लगेगी। बढ़ने की वजह से आप डेट आराम से पे कर सकेंगे। आपकी इकोनॉमी के अंदर तेजी आती जाएगी। जैसे तेजी आती जाएगी आप और ज्यादा डेट पे करते जाएंगे, जिसकी वजह से आपका डेट का वॉल्यूम कम होता जाएगा, आपका रुपी स्ट्रेंथन होता जाएगा क्योंकि आपका डेट कम होते जा रहे हैं। सो ऐसे आपकी इकोनॉमी चलती है। इन रियल सेंस आपको ऐसे इकोनॉमी को चलाना पड़ता है। बाकी आप पुराने कर्जे चुकाने के लिए नए कर्जे ढूंढते फिर रहे हैं, तो ऐसे आप सिर्फ एक बैलेंस कायम कर रहे हैं, आप ग्रो नहीं कर रहे हैं। अब इमरान खान का जो विजन था वो ये था कि पाकिस्तान के अंदर जमीनें बहुत ज्यादा हैं, यहाँ पर एक नए शहर आबाद किए जाएं। पाकिस्तान के अंदर जो फॉरेन रेमिटेंसेज आती हैं, जो हमारी ओवरसीज लोग बैठे हुए हैं, वो सारे के सारे इन्वेस्ट करेंगे। मोस्टली हमारी जो डीएचए होती है या हमारे बेरिया टाउन होते हैं, यहाँ पर ओवरसीज पाकिस्तानी परचेजिंग करते हैं। हमारी जो यहाँ की लोकल मिडिल क्लास है वो बेचारी तो हैंड टू माउथ है, वो तो बस खाना खाने के लिए ही पैसा कमा सकते हैं, उनके पास इन्वेस्टमेंट करने के लिए पैसे कहां से आते हैं? सो ओवरसीज पाकिस्तानी इन्वेस्ट करते हैं इन तमाम तर प्रोजेक्ट के अंदर, और जिनकी इन्वेस्टमेंट मोस्टली डॉलर के अंदर होती है, जिससे पाकिस्तान को फायदा होता है। इसीलिए इमरान खान ये जो अपना रावी सिटी बना रहा था, इमरान खान का अंदाजा था कि 5000 अरब रुपए यहाँ पर आ जाएंगे, ओवरसीज पाकिस्तानी इसके अंदर इन्वेस्ट करेंगे, और जिसकी वजह से पाकिस्तान की इकोनॉमी भी चलना शुरू करेगी, क्योंकि 40 इंडस्ट्रीज चलना शुरू करेंगी, सीमेंट वगैरह भी चल जाएगा, और बहुत सारी इंडस्ट्रीज है जो चलेंगी, और पाकिस्तान को फॉरेन रेमिटेंसेज भी मिल जाएंगे। अगर 5000 अरब रुपए इसके अंदर इन्वेस्ट होंगे तो ये यहाँ पर बन जाएंगे ऑलमोस्ट $25 बिलियन के करीब। $25 बिलियन पाकिस्तानी को मिल जाएंगे, जिससे पाकिस्तान की इकोनॉमी को ज्यादा सपोर्ट मिल जाएगी। ये था इमरान खान का एक्चुअल प्लान, लेकिन ऐसा होगा नहीं होगा ये तो वक्त ही बताएगा। बहरहाल इमरान खान इसके ऊपर और ज्यादा काम करेगा। मैंने पहले भी कहा है कि आपकी इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन बढ़ाने की जरूरत है। ये जो आप रियल एस्टेट सेक्टर के ऊपर बैठे हुए हैं ना, रियल एस्टेट सेक्टर एक हद तक जाएगा, एक हद तक आपकी इकोनॉमी को सपोर्ट करेगा। चाइना की इकोनॉमी को भी रियल एस्टेट सेक्टर ने सपोर्ट किया हुआ है, लेकिन अब वहां पर भी वो रियल एस्टेट सेक्टर खत्म होता जा रहा है। सो पाकिस्तान को अपनी इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन बढ़ानी पड़ेगी। अब आते हैं थोड़ा सा ओवरसीज पाकिस्तानियों के ऊपर बात कर लेते हैं। ये जो हमारे ओवरसीज पाकिस्तानी है ना, ये भी पाकिस्तान के अंदर बड़ी मिथ फैली हुई है कि ये ज्यादा से ज्यादा अमीर है। हमारे टोटल ओवरसीज पाकिस्तानी 90 लाख है। आप ज्यादा से ज्यादा ऐड करके 1 करोड़ कर लीजिए। 1 करोड़ ओवरसीज पाकिस्तानी है, जिसमें से 80 लाख के करीब आपके ओवरसीज पाकिस्तानी मजदूर तबके के अंदर आते हैं। ये आपके यूएई के अंदर बैठे हैं, सऊदी अरब के अंदर बैठे हुए हैं, मिडिल ईस्ट के अंदर बैठे हुए हैं, यूरोपियन ममालिक के अंदर बैठे हुए हैं। ये सारे के सारे आपके मजदूर तबके के आते हैं। दूसरे आपके आते हैं 10 लाख से
15 लाख ये आपके थोड़े से टेक्निकल लोग हो गए, जो मिडिल क्लास के लोग हो गए, वो आपके ओवरसीज के अंदर बैठे हुए हैं। बाकी हार्डली 1 लाख के करीब आपकी अशराफिया है जो कि आपकी फॉरेन मुल्कों के अंदर बैठी हुई है, जिसके पास बहुत ज्यादा पैसा है। अब ये जो अशराफिया बनी है ना, ये कैसे बनी है मैं बता देता हूँ। ये आपके सारे के सारे जो ब्यूरोक्रेट्स है ना, जिन्होंने 10-10 अरब रुपए 20-20 अरब रुपए पाकिस्तान के अंदर से करप्शन की हुई है, ये वहां पर पैसे लेकर जाते हैं, अपने बच्चों को वहां पर पढ़ाते हैं, उनको वहीं पर सेटल करते हैं। सो जितने भी आपके ओवरसीज बंदे बैठे हुए हैं ना पाकिस्तान के बाहर जो कि अमीर है, तो आप समझ लीजिएगा कि वो किसी रिटायर मेजर का बेटे होंगे या आपके किसी रिटायर ब्यूरोक्रेट के बेटे होंगे। वो इन्हीं सभी लोगों ने माल कमाकर अपने बच्चों को बाहर सेटल किया हुआ है। सारा पाकिस्तानी मिडिल क्लास का माल लूटा है आपकी ब्यूरोक्रेसी ने, आपकी जुडिशरी ने, आपकी आर्मी ने। फिर इन्होंने अपने बच्चे बाहर सेटल किए, जिसके ऊपर इमरान खान रिलाई कर रहा है कि ये आकर वापस पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्ट करेंगे। सो ये है आपकी ओवरऑल पिक्चर। ये काफी ज्यादा लंबी हो गई है डिस्कशन, क्योंकि इकोनॉमी के हवाले से बातें ही इतनी थी जो हमने करनी थी। बहरहाल मेरा वो जूतों वाला आइडिया अभी भी वैलिड है। ये जीएचक्यू अपने आप को जूते मारे, ये फौजी अपने आप को जूते मारे, ये जजेस अपने आप को जूते मारे, ये पीडीएम वाले अपने आप को जूते मारे, फिर हो सकता है कि पाकिस्तान के ऊपर अल्लाह ताला को रहम आ जाए और हमारे तमाम तर मामला हल हो जाए। थैंक यू वेरी मच।